हेलो दोस्तों, दिस इज रामपाल एंड नाउ आज हम एक नया टॉपिक और इसका लेवल कुछ ज़्यादा ही रहेगा क्योंकि अक्टूबर में प्री का पेपर भी है फॉर आईएएस एंड यूपीएससी। सो इस वजह से थोड़ा सा प्लान चेंज किया क्योंकि प्री भी बहुत करीब है। तो इस वजह से इसमें हम प्री को भी लेके चलेंगे इस बार से। ठीक है, तो आज से हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? हिस्ट्री। तो पहले प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, देन उसके बाद यहाँ पर मेंस का भी पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। आने वाली क्लासेस पर मेंस का पॉइंट ऑफ व्यू भी रहेगा, ध्यान दें। और जितने भी एग्जाम आ रहे हैं, चाहे वो लेखपाल हो चाहे वो एलटी ग्रेड हो, तो सारे के सारे जो फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, चाहे वो हिस्ट्री का हो चाहे वो जियोग्राफी का हो, सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाएं आप लोगों के। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पहले हम लोग आज पढ़ने वाले हैं भारत के ऐतिहासिक स्थल, यानी कि जो हमारे हिस्टोरिकल प्लेस ऑफ इंडिया हैं, ये कब भारत के हैं? ये भारत के बंटवारे के पहले के हैं। ध्यान दें कि जब 1947 में भारत का बंटवारा हुआ, उससे पहले की ये सारे हिस्टोरिक प्लेसेस हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से प्लेसेस हैं। मोस्टली हमेशा ये कोशिश रहेगी कि वन टाइम में 10 कवर हो जाए। कितने कवर हो जाए? 10। ठीक, तो पहला प्लेस है मोहनजोदाड़ो। पहला प्लेस है मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। क्या है भाई? मृतकों का टीला। देख सकते हो यहाँ पे जो ये पिक्चर लगी हुई है कि पहले की एक नगरीय सभ्यता आज टीलों में तब्दील हो गई है। आज यहाँ कुछ नहीं है, देख रहे हो। और आज ये कहाँ है? पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक, इसे नखालिस्तान या सिंध का बाग भी कहते हैं। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। लोकेशन ध्यान देना, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है क्वेश्चन पूछ सकता है, तो लरकाना डिस्ट्रिक्ट है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। ठीक है, तो इसकी सर्वप्रथम खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। तो जो सबसे पहले इनकी जो है खुदाई है, उत्खनन का काम है, वो राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया 1922 में। देन उसके बाद मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य पुरातात्विक साक्ष्यों में नृत्यरत, नारी की काश्य मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपति नाथ शिव, गीली मिट्टी पर कपड़े का साक्ष्य मिला है। जो जो साक्ष्य मिले हैं हमें कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। वो क्या क्या है? आपका एक गीली मिट्टी पर कपड़े का साक्ष्य मिला है। देन उसके बाद आपके नर्तकी की मूर्ति मिली थी, याद हो। उसके बाद वहां पे हमें कुछ मोहरें मिली थी, जिसमें एक पशुपतिनाथ की मोहर थी। ठीक, तो ये बात यहाँ पे ध्यान देना है कि हमें साक्ष्य क्या क्या मिले हैं। हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य क्या क्या है, मोहनजोदड़ो हो या कोई अन्य हमारा पुरातात्विक स्थल हो। देन उसके बाद आता है मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार है। ये आप पिक्चर दिख रही होगी कि ये जो आपका दिख रहा है, यही है वो ग्रेड बात जो मोहनजोदड़ो में मिला। ठीक है, देन उसके बाद जिसका जलाशय दुर्ग के टीले में है, जबकि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार है, जो 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। यहाँ अनेक अन्य सार्वजनिक भवन स्थित थे, जिसमें महाविद्यालय भवन, सभा भवन प्रमुख हैं। तो यहाँ पे एक मिस प्रिंट है, ये यहाँ पे मीटर नहीं है, मीटर होगा। ठीक है, यहाँ पर मीटर होगा, मिस टाइपिंग हो गई है। ठीक, तो आप देख सकते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है मोहनजोदड़ो में। मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ इन बातों को। पहली बात इसे बोलते कि हम मृतकों का टीला। देन उसके बाद इसे क्या कहा जाता है? न खालिस्तान या सिंध का बाग भी कहते हैं। कहाँ पर है? लरकाना जिले में है। कहाँ? पाकिस्तान में। सबसे पहले इसकी उत्खनन का कार्य किसके द्वारा किया गया? तो राखल दास बनर्जी। और ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, राखल दास बनर्जी। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1922 ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद हमें वहां से क्या क्या मिला? मोहरें मिली हैं, नर्तकी की मूर्ति मिली है, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की शिव मूर्ति मिली है, गीली मिट्टी पे कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। देन उसके बाद मोहनजोदड़ो का महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में बात करें तो अगर सबसे बड़ा पूछता है तो विशाल अन्नागार होगा,
और अगर सार्वजनिक स्थल पूछता है तो विशाल स्नानागार होगा, ग्रेट बाथ जिसे बोला जाता था। और अगर अन्नागार के जो है डायमेंशन पूछता है तो 45.71 मीटर ये लंबा है और 15.23 मीटर चौड़ा है, ठीक है। और अगर यहाँ पर अन्य भवनों की बातें की जाए, अन्य सार्वजनिक प्लेसेस की बातें की जाए, तो उनमें से महाविद्यालय इंपॉर्टेंट है और उसके बाद सभा भवन, ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन नेक्स्ट देखते हैं, आपका देन बाद में आता है एक ऐतिहासिक स्थल है अहमदनगर। तो अहमदनगर की स्थापना 1490 ईस्वी में मलिक अहमद निजाम शाही ने की थी। बहुत ध्यान सुन इन पॉइंट्स को, ये सारे फैक्ट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मलिक अहमद निजाम शाही ने अहमदनगर की स्थापना कब की? तो 1490 में। देन उसके बाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। यह निजाम शाही सुल्तानों की राजधानी रहा। फिर यह 13वीं शताब्दी में बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत था। किस साम्राज्य के अंतर्गत था? अगर पूछा जाए कि 13वीं शताब्दी में अहमदनगर किस साम्राज्य के अंतर्गत आता था, तो वो है बहमनी साम्राज्य। कौन साम्राज्य? बहमनी साम्राज्य। देन उसके बाद अहमदनगर यादवों से लेकर के, ध्यान देना यहाँ पर किन किन लोगों ने राज किया, यादवों से लेकर के मराठों तक की गतिविधि का प्रमुख केंद्र रहा है। देन उसके बाद अकबर ने जब इस पर आक्रमण किया तो चांद बीबी ने उसकी सेनाओं का डरकर मुकाबला किया, पर अंत में अकबर ही जीता था, ठीक। चांद बीबी के साथ यहाँ पर अकबर का युद्ध हुआ था, तो उसमें जो अकबर की जीत हुई थी, लेकिन चांद बीबी ने भी काफी डटकर सामना किया। तो उसके बाद मुगलों को अहमदनगर की स्वतंत्र सत्ता का बराबर प्रतिरोध झेलना पड़ा। देन उसके बाद आता है आपका कि 1637 ईस्वी में शाहजहां ने अहमदनगर को मुगल सत्ता में लिया और औरंगजेब के बाद यह मराठों के अधीन आ गया। तो ध्यान दें, मुगलों से अहमदनगर कब फ्री हुआ? औरंगजेब के बाद। औरंगजेब के बाद, यानी कि अगर देखा जाए तो मोस्टली औरंगजेब कब खत्म होता है? 1707 में। कब खत्म होता है? 1707 में। तो उसके बाद 1707 के बाद अहमदनगर मराठाओं के कब्जे में रहा, मराठाओं ने यहाँ राज किया, ठीक है। और यहाँ पर एक फेमस प्लेस है, ये जो पिक में दिख रहा है पिक्चर में, ये है सिद्धि विनायक मंदिर, जहाँ पर 250 सूंड की गणेश सिद्धि विनायक जी बहुत फेमस है अहमदनगर में ही, ठीक। और ये जो आपको दिख रहा है ये है अहमदनगर का किला, ये जो दिख रहा है ये है अहमदनगर का किला, तो ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ध्यान दें कि अहमदनगर का किला और वहां का सिद्धि विनायक मंदिर, कभी कभी सिद्धि विनायक मंदिर के बारे में आ जाता है। देन आपका नेक्स्ट ऐतिहासिक स्थल है नचना कोठार। कौन सा है? नचना कोठार। तो नचना कोठार कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, छिंदवाड़ा जिले में। यहाँ पर ध्यान क्या है, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, छिंदवाड़ा जिले में। देन उसके बाद इसे ओनली नचना के नाम से भी जानते हैं और इसे नचना कोठार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। दो नाम याद रखने हैं कि नचना किसे कहते हैं और जो नचना कोठार कैसे कहते हैं। कहाँ है? एमपी, मध्य प्रदेश में है, छिंदवाड़ा जिले में। देन उसके बाद यह गुप्तकालीन पार्वती मंदिर अपनी नागर शैली के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो मंदिर दिख रहा है, ये जो मंदिर दिख रहा है, यही आपका जो है क्या है? पार्वती मंदिर था ये, ठीक है, ये पार्वती मंदिर था और नागर शैली इसकी फेमस है वहां पे, और ये नागर शैली में बना हुआ है, ठीक। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर चतुर्मुखी महादेव मंदिर भी बहुत फेमस है। तो दो प्लेसेस याद रखने हैं, पहला एक पार्वती मंदिर जो कि गुप्तकालीन है, नागर शैली में बना हुआ है, ठीक। उसके बाद चतुर्मुखी महादेव मंदिर भी यहाँ का बहुत फेमस है। कहाँ? नचना कोठार। मैं फिर से रिवाइज करता हूँ, नचना कोठार कहाँ पर है? एमपी में है। जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद करने लायक है, एमपी में किस जिले में? छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद इसे किस नाम से और जाना जाता है? इसे ओनली नचना के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? ओनली नचना के नाम से। तो फेमस किस किस चीज के लिए है? तो पहली बात है उसका पार्वती मंदिर, देन उसके बाद आता है महादेव का चतुर्मुखी मंदिर, ठीक। नेक्स्ट हिस्टोरिकल प्लेस है थानेश्वर। थानेश्वर कहाँ पर है? तो अगर देखा जाए तो थानेश्वर हरियाणा में, कहाँ पर? अंबाला एवं करनाल के मध्य में स्थित है। तो आप देख सकते हो कि लोकेशन कहाँ पर है थानेश्वर की, अंबाला और करनाल। तो आप ये देखेंगे कि ये रहा आपका थानेश्वर, ठीक है। उसके बाद देखेंगे उसी के बगल से कुरुक्षेत्र है, तो ये हरियाणा वाला इलाका है पूरा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखें तो हमारे यहाँ पे जो थानेश्वर है वो साहित्य विशेषकर हर्षचरित में थानेश्वर का बृहद उल्लेख मिलता है, ठीक है। हर्षचरित पे नगर सरस्वती तथा
दसद्वती नदी के मध्य बसा हुआ था। तो वहां पे दो नदियां हैं, उनके मध्य थानेश्वर बसा हुआ है। इससे ब्रह्मावर्त क्षेत्र को केंद्र बिंदु माना जाता था। तो ध्यान दें यहाँ पे कि किसका केंद्र बिंदु है थानेश्वर, ब्रह्मावर्त क्षेत्र का केंद्र बिंदु रहा है थानेश्वर। आर्यों ने सबसे पहले यही निवास किया था। तो अगर यहाँ क्वेश्चन आता है कि भारत के अंदर आर्यों ने सबसे पहले अपना निवास स्थान किस जगह को बनाया, तो वो था थानेश्वर। कहाँ पर है, अंबाला एवं करनाल में। अंबाला करनाल कहाँ है, हरियाणा में। किसके पास है, कुरुक्षेत्र के पास है। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में थानेश्वर पुष्पभूति वंश के शासकों की राजधानी बना था। तो 6वीं शताब्दी में किसकी राजधानी बन गया थानेश्वर, पुष्पभूति वंश के। फिर पुष्पभूति शासक प्रभाकर वर्धन ने थानेश्वर को मालवा, उत्तर पश्चिमी पंजाब एवं राजपुताना का केंद्रीय नगर बनाया। ध्यान दो कि यहाँ पर किस शासक की बात हो रही है, पुष्पभूति शासक प्रभाकर वर्धन ने थानेश्वर को मालवा, कौन कौन से प्लेस, मालवा, उत्तर पश्चिमी पंजाब एवं राजपुताना का केंद्रीय नगर बनाया था। यानी कि ये सेंट्रल में इसे रखा और वहां से उन्होंने अपना शासन भी चलाया, काफी टाइम तक शासन चलाया यहाँ से। उसके बाद 1014 ईस्वी में थानेश्वर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण कर दिया। ठीक, महमूद गजनवी आक्रमण किया तो क्या किया उसने, चक्र स्वामी मंदिर को नष्ट किया। थानेश्वर का जो फेमस मंदिर है, आज का हिस्टोरिकल प्लेस भी है चक्र स्वामी मंदिर, उसे किसने तोड़ा था, उसे तोड़ा था महमूद गजनवी ने। कब, 1014 ईस्वी में जब उसने आक्रमण किया। देन उसके बाद तृतीय मराठा युद्ध के पश्चात यह ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आ गया। तो थर्ड मराठा वॉर, उसके बाद यह ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रहा। ठीक, आपका नेक्स्ट हिस्टोरिकल प्लेस आता है बनावली। तो बनावली कहाँ है, हरियाणा में ये भी है, लेकिन कहाँ, हिसार जिले में है। ध्यान दें किस प्लेस पे है, हिसार डिस्ट्रिक्ट में है ये बनावली। ठीक, ये क्यों फेमस है, ये भी हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम का ही प्लेस है। और इस स्थल का उत्खनन 1973 में RS विष्ट ने करवाया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखें कि इसका उत्खनन किसने करवाया, RS विष्ट ने। कब कराया, 1973 में। कब कराया भाई, 1973 में कराया था RS विष्ट ने। किसका उत्खनन, जो है आपका बनावली का उत्खनन। देन उसके बाद यह प्राक हड़प्पा एवं हड़प्पा दोनों संस्कृति को साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे प्राक हड़प्पा भी मिले हैं और उसके बाद हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी कि प्री और पोस्ट दोनों साक्ष्य मिले हैं कि उस टाइम पर जो है वहाँ पे संस्कृति कैसी रही, कल्चर के बारे में यहाँ पे बहुत कुछ मिला है। उसके बाद अगर देखा जाए तो उत्खनन के दौरान यहाँ से क्या क्या मिला, तो हल्की आकृति का खिलौना मिला है। उसके बाद तिल मिले हैं। देन और क्या मिला है, सरसों एवं जौ के ढेर मिले हैं तथा मन के माता देवी की मूर्तियां, तांबे के बड़ाग्र आदि भी प्राप्त हुए हैं बनावली से। बनावली है कहाँ, हरियाणा के हिसार में है। इसका उत्खनन किसने कराया, RS विष्ट ने कराया। कब कराया, 1973 में कराया। क्यों इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये हड़प्पा सिविलाइजेशन का प्लेस रहा है। देन उसके बाद क्या क्या साक्ष्य मिले, तो हल्की आकृति का खिलौना मिला, तिल मिले, सरसों एवं जौ के ढेर मिले, मनके मिले, माता देवी की मूर्तियां मिली। देन उसके बाद तांबे के बड़ाग्र भी मिले। आपका नेक्स्ट प्लेस है चेंदी। क्या है, चेंदी। ये कहाँ का प्लेस है, ये महाजनपद काल का प्लेस है। ध्यान दें कि जो हमारे 16 महाजनपद थे, कितने महाजनपद थे हमारे, 16 महाजनपद, उनमें से एक है चेंदी। ठीक, 16 महाजनपदों में से एक है चेंदी महाजनपद रहा है। उसके बाद क्या है, ये आप देख सकते हो कि आज चेंदी कैसा दिखता है। यह एक आप इसे आर्कियोलॉजिकल मान सकते हो कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। तो चेंदी कहाँ पर है, तो महाजनपद यमुना नदी के किनारे स्थित था, बुंदेलखंड मध्य प्रदेश। ठीक है, कहाँ कहाँ पर है इसकी लोकेशन आप देखेंगे, क्योंकि अब जो है जब से परिसीमन आयोग आया और उसके बाद से सीमाओं का विभाजन चालू हुआ, तो थोड़ा सा देखने को मिलता है कि MP का ही पोर्शन बुंदेलखंड है। ठीक है, उसके बाद इसकी सीमा कुरु महाजनपद के साथ जुड़ी हुई थी। इसकी राजधानी सोतिचीवती या शक्तिमती या सुक्तिमती थी। अगर तीनों में से कहीं भी कोई भी नाम आता है चेंदी की राजधानी के बारे में, तो कंफ्यूज नहीं होना है,
और मैं एक महाजनपद का अलग से क्लास लूंगा, उसमें मैं 16 के 16 महाजनपद, उनकी राजधानियां, उनकी लोकेशन, उनकी विशेषताएं, सारी बातें बताऊंगा। ठीक। जातक कथाओं एवं महाभारत में इस राज्य का उल्लेख किया गया है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध राजा शिशुपाल था, जिसकी चर्चा महाभारत में भी मिलती है। तो कितने पॉइंट इंपॉर्टेंट है? 4 से 5 पॉइंट है जो याद रखने लायक है चेंदी के बारे में, कि जो है कहाँ पर है, यमुना नदी किनारे है, किसका हिस्सा रहा, महाजनपदों का हिस्सा रहा, कहाँ पर है लोकेशन, बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में है। ठीक है, किससे सीमा मिलती है, कुरु महाजनपद से मिलती है। राजधानी क्या रही, सोतथीवती रही, शक्तिमती या सुक्तिमती। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? जातक कथाओं में, महाभारत में इस राज्य का उल्लेख मिलता है। सबसे फेमस राजा कौन रहा? शिशुपाल रहा। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका उल्लेख भी महाभारत में मिलता है। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट ऐतिहासिक प्लेस आता है चंपानेर। क्या आता है? चंपानेर। तो चंपानेर कहाँ है? गुजरात में है, बड़ौदा के निकट स्थित है। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब तक इन प्लेसेस की लोकेशन याद नहीं होगी तो जितने फैक्चुअल क्वेश्चन हैं एग्जाम में आने वाले, चाहे वो एलटी ग्रेड हो, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे वो एसएससी में आने वाला एसएस का क्वेश्चन हो, चाहे वो सिविल में आने वाला क्वेश्चन हो, जब तक लोकेशन याद नहीं होंगी तब तक फैक्चुअल क्वेश्चन रॉन्ग होते रहेंगे, ये याद रखिएगा। इस वजह से बोल रहा हूँ, प्रेशर दे रहा हूँ बातों पे कि जो है लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक ऐतिहासिक स्थल की। अभी इस स्लाइड में जितने हो जाएंगे इस क्लास में कराए दिए जा रहे हैं। उसके बाद और भी ऐतिहासिक स्थलों के बारे में क्लासेस आएंगी, कि जो सीरीजें हैं सीरीजें चलती रहेंगी, तो इसमें टेंशन नहीं लेना है। ठीक। तो चंपानेर कहाँ है? गुजरात है लोकेशन इसकी, और कहाँ? बड़ौदा के निकट है। तो गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा ने 1484 ईस्वी में चंपानेर पर अधिकार कर उसे मोहम्मदाबाद नाम दिया था। तो ध्यान दें किसने इसका नाम बदला। अगर चंपानेर के बारे में पूछता है चंपानेर का नाम मोहम्मदाबाद किसने किया था, तो वो है महमूद बेगड़ा। कौन है? महमूद बेगड़ा। कब इसने अधिकार किया? यहाँ पे 1484 में। ठीक है। उसके बाद 1535 ईस्वी में हुमायूं ने गुजरात के शासक बहादुर शाह को पराजित कर चंपानेर दुर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। तो हुमायूं ने कब यहाँ पे अधिकार किया? 1535 में। कब किया? 1535 में। किसे हरा करके? वहां के शासक बहादुर शाह को हरा करके हुमायूं ने यहाँ पे अधिकार किया था। ठीक। उसके बाद चंपानेर गुजरात में खंभात की खाड़ी में पहुंचने वाले मार्ग पर स्थित है। तो लोकेशन एग्जैक्ट कहाँ पर है? खंभात की खाड़ी का जो मार्ग है वहां पर स्थित है। यहाँ स्थित पावागढ़ पुरातत्व पार्क के स्मारकों को वर्ष 2004 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थलों की सूची में सम्मिलित किया गया है। तो यूनेस्को ने भी इसे जगह दी है, 2004 में इसे अपनी सूची में सम्मिलित किया। तो पावागढ़ पुरातत्व पार्क को, तो ये जो आपको दिख रहा है ये पावागढ़ पुरातत्व पार्क ही है, उसका बाहरी फ्रंट है। ठीक है। देन आपका नेक्स्ट आता है गजनी। क्या आता है? गजनी एक ऐतिहासिक प्लेस रहा। तो गजनी कहाँ पर है? तो देखा जाए तो अफगानिस्तान में है। कहाँ? अफगानिस्तान में स्थित एक पहाड़ी नगर है जो याकूब इब्न लेस नामक एक अरबी व्यक्ति द्वारा स्थापित किया गया था। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि गजनी किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो याकूब इब्न लेस। ठीक है। देन उसके बाद 962 ईस्वी में अलप्तगीन नामक तुर्क ने यहाँ एक छोटे से राज्य की स्थापना कर गजनी को राजधानी बनाया। तो गजनी को राजधानी किसने बनाया? अलप्तगीन ने बनाया। अलप्तगीन ने स्थापित नहीं किया, अलप्तगीन ने राजधानी बनाया था। कब? 962 में। ठीक। उसके बाद उसका पौत्र सुल्तान महमूद था। कौन था पौत्र? ध्यान दो, पौत्र बता देता हूँ। पौत्र बोलते कैसे हैं? एक पुत्र होता है, ठीक है, पुत्र का बेटा पौत्र, यानी कि पोता। ठीक। तो कौन था? महमूद था, जो महमूद गजनवी के नाम से प्रसिद्ध भी हुआ। ये वही महमूद गजनवी है जिसने हमारे भारत में आक्रमण किया, जिसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। ठीक। तो महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ध्यान दें कब से कब तक? 1000 से 1027 ईस्वी तक। 1000 से 1027 ईस्वी तक 17 बार। कितनी बार? 17 बार
ये याद रखना, जिनमें से सबसे फेमस कौन सा था, जिनमें से सबसे फेमस था सोमनाथ मंदिर का आक्रमण। कौन सा? सोमनाथ मंदिर का आक्रमण। सबसे फेमस आक्रमण थे सोमनाथ मंदिर पर जो महमूद गजनवी ने आक्रमण किए, वो हमारे हिस्ट्री के सबसे फेमस आक्रमण में से रहे। तो कब इसकी टाइमलाइन अगर पूछता है तो 1000 से 1027 ईस्वी तक, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक। गजनी व्यापारिक केंद्र तथा बड़े बड़े भवनों, चौड़ी सड़कों और संग्रहालयों से परिपूर्ण था। लेकिन 1151 ईस्वी में गोर वंश के अलाउद्दीन हुसैन ने इस नगर पर आक्रमण कर उसे जलाकर खाक कर दिया। तो अगर इसे नष्ट करने वाला कौन है, तो इसे नष्ट करने वाला है अलाउद्दीन हुसैन। ठीक। कब आक्रमण किया? 1151 ईस्वी में। किस वंश का शासक रहा? गोर वंश का शासक रहा। इसके लिए उसे जहान सोच की उपाधि दी गई। जहान सोच की उपाधि किसके लिए है? अलाउद्दीन हुसैन के लिए। ठीक। बाद में मोहम्मद गौरी ने इसे फिर से बनाया। 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने गजनी पर अधिकार कर लिया था। तो नादिर शाह गजनी कब आया? 1739 में। कब आया भाई? 1739 में। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा कि नादिर शाह कब आया? 1739 में। ठीक। आपका नेक्स्ट आता है ऐतिहासिक स्थल है देवगिरी। क्या है? देवगिरी। तो देवगिरी कहाँ है? दक्षिण भारत में है। किस वंशी शासक ने यहाँ पे राज किया? तो यादव वंशियों ने यहाँ पर राज किया। ठीक है। यादव वंशियों में कौन? तो देवगिरी की स्थापना दक्षिण भारत के यादव वंशी शासक भिल्लम चतुर्थ ने महाराष्ट्र में की थी। किसने की? भिल्लम चतुर्थ ने इसकी स्थापना की। सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ के शासक रामचंद्र देव को हराकर इस नगर को खूब लूटा। तो ध्यान दें, स्थापना किसने की? भिल्लम चतुर्थ ने। कहाँ है लोकेशन? महाराष्ट्र में है। उसके बाद इसे सबसे पहले जो है, अगर यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो किसे हरा करके अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे राज किया? रामचंद्र देव को। ठीक। फिर उसके बाद सुल्तान मोहम्मद तुगलक जब दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो उसे दक्षिण भारत में देवगिरी की केंद्रीय स्थिति पसंद आई। ठीक। तो उसे क्या पसंद आया? लोकेशन पसंद आया। तो आप देख सकते हैं ये देवगिरी की एक पिक है, वहां के किले की पिक है, जो आज इस टाइप से खंडर में तब्दील हो चुका है, जहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने भी राज किया, जिसकी स्थापना यादव वंशी शासक भिल्लम चतुर्थ ने की। कहाँ? महाराष्ट्र में। ठीक। देन उसके बाद सुल्तान ने देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा। तो आज अगर दौलताबाद जाना जाता है तो किसके किसके बिहाफ पे जाना जाता है? देवगिरी के बिहाफ पे। 1327 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित कर दौलताबाद ले गया। बाद में राजधानी पुनः दिल्ली ले आई गई। ठीक। तो दौलताबाद दिल्ली, पहले दिल्ली से दौलताबाद लेके जाया गया, फिर दौलताबाद से दिल्ली। ठीक। तुगलक को जिन कारणों से पागल कहा जाता है, उन कारणों में देवगिरी को राजधानी बनाना भी एक कारण माना जाता है। 3 मार्च 1707 ईस्वी में अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु होने पर उसके शव को दौलताबाद में ही दफनाया गया। तो अगर औरंगजेब का मकबरा या जो है औरंगजेब की कब्र के बारे में क्वेश्चन आता है तो उसकी कब्र कहाँ है? दौलताबाद में है। कब मरा? 3 मार्च 1707 ईस्वी में। ठीक। देन उसके बाद हमारा आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है रामेश्वरम। ये हिंदू धर्म में, हिंदू रिलीजन में चारों जो धाम है उनमें से एक है। ठीक। तो रामेश्वरम हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। कहाँ है? तमिलनाडु के रामनाथपुरम में है। ठीक। रामनाथ जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर है। यह तीर्थ हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। इसके अलावा यहाँ स्थापित शिवलिंग यानी 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। रामेश्वरम चेन्नई से लगभग 450 मील दक्षिण पूर्व में है। लोकेशन याद रखें, कहाँ पर है? चेन्नई से दूर है, लेकिन कहाँ पर है? चेन्नई से 450 मील दूर। ठीक है, 450 मील दूर लगभग में है ये डेटा, 450 मील दूर। ठीक। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है? चारों धाम में एक इंपॉर्टेंट है, हिंदू रिलीजन को लेकर के इंपॉर्टेंट है। कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। ठीक। देन उसके बाद
यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के चारों ओर से घिरा हुआ समुद्र शंख आकार का एक द्वीप है। तो किससे किससे घिरा है, इसकी लोकेशन, इसका जियोग्राफिकल फीचर देखें तो इंडियन ओशन एंड बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। यहाँ भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व पत्थरों के एक सेतु का निर्माण करवाया था, जिस पर चलकर वानर सेना लंका पहुंची थी। क्या बोलते, पवन सेतु जो है, जो रामचंद्र जी ने रामायण कालीन टाइम पे किया था, उसका निर्माण। फिर यहाँ मंदिर का गलियारा विश्व के मंदिरों का सबसे लंबा गलियारा है, तो यहाँ के मंदिर गलियारा जो है विश्व में शुमार है। ठीक, देन आपके ये थे आज के इम्पोर्टेंट ऐतिहासिक स्थल, जिनमें से एक बार 2 मिनट के अंदर मैं रिवाइज करा देता हूँ क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। हम लोगों ने ऐतिहासिक स्थलों में सबसे पहले जो प्लेस पढ़ा वो हमने पढ़ा मोहनजोदड़ो। क्या पढ़ा, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो में क्या क्या याद रखना है, उसका नेम रत्को कटीला, न खालिस्तान या सिंध का बाग भी कहते हैं। कहाँ है, लरकाना जिले में है, पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सबसे पहले उत्खनन किसने किया, राखलदास बनर्जी ने 1922 में किया। ठीक, उसके बाद क्या क्या साक्ष्य मिले, तो नृत्य की मूर्ति मिली, कांस्य मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की शिव मूर्ति मिली, गीली मिट्टी के कपड़े के साक्ष्य मिले। वहां से क्या क्या फेमस है, इंपॉर्टेंट क्या क्या है, तो विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ, देन उसके बाद विशाल अन्नागार के भंडार मिले। और कौन कौन से स्थल हैं, तो महाविद्यालय भवन है, सभा भवन है। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने अहमदनगर को जाना। तो अहमदनगर की स्थापना किसने की, 1490 में मलिक अहमद निजाम शाही ने की। कहाँ है, महाराष्ट्र में है। किस साम्राज्य के अंतर्गत आया, 13वीं शताब्दी में बहमानी साम्राज्य के अंतर्गत आया। तो यहाँ पर किन किन राजाओं ने राज किया, तो यादवों से लेकर मराठाओं तक की गतिविधि का प्रमुख केंद्र रहा है ये। अकबर ने किसके टाइम पे वहां पे आक्रमण किया, चांद बीबी के टाइम पे। चांद बीबी ने इसका मुकाबला भी किया, लेकिन अंत में अकबर की ही जीत होती है। उसके बाद अहमदनगर में मुगल कभी इंडिपेंडेंस जो है सत्ता नहीं चला सके, यहाँ पर उन्हें प्रतिरोध झेलना ही पड़ा। उसके बाद 1637 में शाहजहां ने अहमदनगर को मुगल सत्ता में मिला लिया, औरंगजेब के बाद ये मराठाओं के अधीन आ गया। ठीक, क्या क्या फेमस है, सिद्धिविनायक मंदिर फेमस है, और यहाँ का किला, अहमदनगर का किला ऐतिहासिक है, और जो है ये हमारे हिस्टोरिकल प्लेस का यानी कि टूरिस्ट प्लेस का भी एक प्रमुख केंद्र है आज। ठीक, फिर नचना कोठार के बारे में पढ़ा। नचना कोठार कहाँ है, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में है। ठीक, इसे नचना के नाम से भी केवल जानते हैं। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, गुप्तकालीन पार्वती मंदिर इसकी नागर शैली के लिए फेमस है, जाना जाता है। और क्या फेमस है, चतुर्मुखी महादेव मंदिर फेमस है। फिर उसके बाद हमने जाना कि थानेश्वर कहाँ है, थानेश्वर अंबाला करनाल में है। अंबाला करनाल कहाँ पर है, हरियाणा में है। हरियाणा में किस जगह पर, कुरुक्षेत्र के पास। ठीक, ये संस्कृत साहित्य विशेषकर हर्षचरित में इसका उल्लेख मिलता है। उसके बाद देखा जाए तो ये जो नगर है ये सरस्वती और दस्वती नदी के बीच में बसा हुआ है। ठीक, यह ब्रह्मावर्त का क्षेत्र जो है केंद्र बिंदु माना जाता रहा। आर्यों ने यहाँ पर सबसे पहले निवास किया। देन उसके बाद पुष्पभूति वंश के शासकों की राजधानी बनाई 6वीं शताब्दी में। ठीक, फिर देन पुष्पभूति शासक प्रभाकर वर्धन ने थानेश्वर को मालवा, उत्तरी पश्चिमी पंजाब एवं राजपुताना का केंद्रीय नगर बनाया। देन 1014 में थानेश्वर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। देन उसके बाद क्या हुआ कि आक्रमण करने के फलस्वरूप जो वहां पर रिजल्ट निकला वो था चक्र स्वामी मंदिर को उसने नष्ट कर दिया था, एकदम की बिल्कुल र्यून में बदल दिया था। देन यहाँ पे तृतीय मराठा युद्ध के पश्चात यह ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आ गया। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने ध्यान दिया बनावली के बारे में। कहाँ है, हरियाणा में है। हरियाणा में किस जगह, हिसार जिले में। ठीक, उत्खनन किसने किया, 1973 में RS बिष्ट ने करवाया था। क्यों इंपॉर्टेंट है, प्राग हड़प्पा दोनों संस्कृति को साक्ष्य मिले। ठीक, प्राग हड़प्पा भी मिला और हड़प्पा सिविलाइजेशन के भी साक्ष्य मिले। क्या क्या मिला साक्ष्य में, हल्की आकृति का खिलौना मिला, तिल मिला, सरसों मिले, जौ के ढेर मिले, मनके मिले, माता देवी की मूर्तियां मिली, तांबे के बड़ागर मिले। तो उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट रहा, चेंदी। चेंदी क्या है, महाजनपद काल के टाइम का एक महाजनपद है। कहाँ है, यमुना नदी के किनारे स्थित है। लोकेशन बुंदेलखंड MP। ठीक, किससे सीमा साझा करता है, कुरु महाजनपद के साथ यह सीमा साझा करता है। राजधानी क्या क्या रही, तो सोत्तीवती, उसी को शक्तिमती के नाम से जानते हैं, उसी को सुक्तिमती के नाम से भी जाना जाता है। उल्लेख कहाँ मिलता है, जातक कथाओं में, महाभारत में। ठीक, क्यों फेमस रहा और यहाँ कौन सा राजा फेमस रहा,
तो शिशुपाल था जो यहाँ पे फेमस राजा रहा। क्यों? क्योंकि ये महाभारत टाइम का राजा रहा और इसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। फिर हमने ध्यान दिया चंपानेर के बारे में, कहाँ है? गुजरात में है। किसके निकट है? बड़ौदा के निकट है। तो गुजरात का शासक महमूद बेगड़ा ने 1484 में चंपानेर पर अधिकार कर उसे मोहम्मदाबाद नाम दिया था। ठीक है। 1535 में हुमायूं ने गुजरात के शासक बहादुर शाह को पराजित कर चंपानेर दुर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। देन उसके बाद चंपानेर जो है, जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो खंभात की खाड़ी में पहुंचने वाला जो मार्ग है वहां पर है। यूनेस्को में चंपानेर का कौन सा प्लेस शामिल है? तो 2004 में पावागढ़ पुरातत्व पार्क शामिल किया गया विरासत सूची में। देन उसके बाद हम लोगों ने देखा गजनी के बारे में। गजनी कहाँ है? अफगानिस्तान में स्थित है। कैसा इलाका है? पहाड़ी नगर है। ठीक। किसने स्टेबल किया इसे? याकूब इब्न लेस ने। लेकिन जो है गजनी को राजधानी किसने बनाया? अलप्तगीन ने बनाया। कब बनाया? 962 में। ठीक। उसके बाद यहाँ पर कौन शासक रहा? महमूद था। कौन था ये महमूद? पौत्र था किसका? अलप्तगीन का। ठीक। और यही महमूद गजनवी के नाम से जाना गया। महमूद गजनवी भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट रहा हमारी हिस्ट्री में? तो इसने 1000 से लेकर 1027 तक के बीच में 17 बार आक्रमण किया, जिसमें फेमस आक्रमण कौन सा रहा? सोमनाथ मंदिर का। ठीक। और ये बड़े बड़े भवनों, चौड़ी सड़कों और संग्रहालयों से परिपूर्ण था गजनी। ठीक। उसके बाद 1151 ईस्वी में गौर वंश के अलाउद्दीन हुसैन ने इस नगर पर आक्रमण कर दिया और इसे जलाकर खाक कर दिया। ठीक। जिसकी वजह से अलाउद्दीन हुसैन को जहां सोच की उपाधि दी गई। फिर उसके बाद 1739 में नादिर शाह ने गजनी पर अधिकार कर लिया था। फिर हमने देखा देवगिरी के बारे में। देवगिरी कहाँ है? दक्षिण भारत में है। किन शासकों ने इसे स्टेबल किया? तो यादव वंशी शासक भिल्लम चतुर्थ ने इसे स्टेबल किया। लोकेशन महाराष्ट्र। ठीक। सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ के शासक रामचंद्र देव को हराकर इस नगर को खूब लूटा। तो उसके बाद सुल्तान महमूद तुगलक जब दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो उसे दक्षिण भारत में देवगिरी की केंद्रीय स्थिति पसंद आई। तो उसने क्या किया? देवगिरी का नाम बदल के दौलताबाद कर दिया। 1127 में दिल्ली से स्थानांतरित करके राजधानी दौलताबाद ले गया। फिर बाद में दिल्ली लेकर के आया। ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहा कि जो है औरंगजेब की जो कब्र है वो भी कहाँ है? आपके दौलताबाद में ही है। ठीक है। देन उसके बाद हमने देखा रामेश्वरम। रामेश्वरम क्यों इंपॉर्टेंट है? हिंदू धर्म के लिए इंपॉर्टेंट है, हिंदुओं के लिए। क्यों? चारों धामों में से एक है, फेमस प्लेस है। ठीक। उसके बाद क्या है कि जो है यहाँ का जो शिवलिंग है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। और इसकी लोकेशन कहाँ पर है? तो चेन्नई से लगभग 450 मील दक्षिण में स्थित है। किस किस से घिरा है? हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी से घिरा है। और यहाँ पर ऐसा रामायण कालीन टाइम में रामचंद्र जी ने यहाँ पे लंका जाने के लिए, लंका पर चढ़ाई करने के लिए पुल का निर्माण किया था, जो कि बानरों सेना के हेल्प से की गई थी। ठीक। उसके बाद इसके जो मंदिर गलियारा है क्यों इंपॉर्टेंट है? दुनिया का सबसे बड़ा गलियारा है, सबसे लंबा गलियारा है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने ऐतिहासिक प्लेसेस पढ़े। ये ऐतिहासिक प्लेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच। और यहाँ से कोई भी इसमें ऐसा पॉइंट नहीं है जो बहुत फालतू हो, बहुत सिलेक्टेड मटेरियल है। तो थैंक यू सो मच, बने रहें, क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। हिस्ट्री को सब्जेक्टिव बहुत समझेंगे। ठीक है, थैंक यू।